हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको पोस्टेरिटी आर्गुमेंट के बारे में बताएंगे। दैट इज भावी संतति मूलक तर्क। मतलब हम एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे भावी फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए हम किस तरह की प्रकृति या पर्यावरण छोड़ के जाएंगे। इसी को हम पोस्टेरिटी आर्गुमेंट कहते हैं, भावी संतति मूलक तर्क। तो भावी पीढ़ी या पोस्टेरिटी शब्द भविष्य में आने वाली हमारी संतानों और उनके पर्यावरण के बारे में या उन मामलों से संबंधित है जो अभी तक हुए नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों की भविष्यवाणी अनिश्चित ही होती है, क्योंकि वो अभी हुए नहीं। उनके बारे में जो भी भविष्यवाणी करेंगे उसमें अनिश्चितता श्योर है। भावी पीढ़ी वह चीज है जो हम अपने वर्तमान व्यवहार से लाते हैं, जो प्रभावित करती है बेहतर या बदतर तरीके से। तो भावी पीढ़ी क्या है? जो आज हम करेंगे वो कल भावी बनेगा। अगर हम अच्छा करेंगे तो कल अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बदतर होगा। हमें बहुत दूरगामी परिणामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब हम अगली 10 जनरेशन तक के बारे में सोचें, ऐसा संभव नहीं। इतना हम कर भी नहीं सकते। तो हमारे वर्तमान कार्य अगली एक जनरेशन या 2 जनरेशन तक प्रभाव डाल सकते हैं, उसके बाद नहीं, क्योंकि फिर आगे की जनरेशन का प्रभाव ट्रांसफर होगा। तो हमें बहुत दूरगामी परिणामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे वर्तमान कार्यों को व्यापक भविष्य के सिद्धांतों पर बेहतर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नैतिकता जिसे नैतिक परंपरा का तत्व बनना चाहिए। अब पोस्टेरिटी या भावी संतति के प्रति हमारा जो दायित्व है उसके बारे में नो ऑब्लिगेशन आर्ग्यूमेंट बहुत सारे हमारे फिलोसफर्स ने किया है। इसको हम अबाध्यता, मतलब हम बाध्य नहीं हैं अपनी आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करने के लिए या ना करने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, ऐसा माना गया है। अब देखते हैं कि इसमें जिन लोगों ने तर्क दिए हैं क्या वो सही है कि नहीं। तो नो ऑब्लिगेशन आर्गुमेंट या अबाध्यता तर्क या दायित्व निषेध तर्क के बारे में पहला जो है वह है भावी पीढ़ी के प्रति दायित्व, ऑब्लिगेशन टू पोस्टेरिटी। यह तर्क दिया गया है कि मनुष्य में भविष्य के प्रति प्रबल लेकिन घटती चिंता है। वास्तविक व्यवहार इंगित करता है कि अधिकांश मनुष्य औसतन अपने और अपनी संतान की भलाई के बारे में सोचता है और भविष्य की सीमाओं के परे और परिवार की सीमाओं के परे बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। अधिकांश मनुष्य सुदूर भविष्य को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। मानव तत्काल खतरों को ज्यादा ध्यान देता है, ना कि भविष्य के खतरों को। भविष्य के प्रति दायित्व से इनकार नहीं, पर मानव सबसे पहले अपने और अपनी संतान के खतरों के बारे में पहले सोचता है। तो इस थ्योरी में हमारे फिलोसफर्स ने यह बताने की कोशिश की है कि मनुष्य बहुत ज्यादा आगे के नहीं सोचता है। वो अपने और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचता है, उसके खतरों से निपटने के बारे में सोचता है। इसलिए वो पर्यावरण या आने वाले जो हमारी जनरेशन है उनके पर्यावरण के बारे में नहीं सोचता है। तो एक तो ये तर्क हुआ, ये अबाध्यता का तर्क है कि हम बाध्य नहीं हो सकते। हम सिर्फ अपने और अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं और कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता कि हम उसके आगे के भी सोचें। सेकंड है भविष्य व्यक्ति विरोधाभास, मतलब फ्यूचर इंडिविजुअल पैराडॉक्स। मतलब भविष्य का व्यक्ति कैसा होगा इसके बारे में ही कंफ्यूजन है, विरोधाभास है। चलिए देखते हैं। नॉर्टन 1982 ने लिखा, सभी हितों और अधिकारों का होना जरूरी है आने वाली जनरेशन के लिए। या उन व्यक्तियों को सौंपा जा सकता है, पर कंडीशन ये है कि सभी व्यक्तियों को पहचाना या पहचान की योग्य होना चाहिए। पर भविष्य के व्यक्ति को कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि वो तो अभी हुए नहीं। अतः कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा नॉर्टन जी मानते हैं। और इस तरह से हमें भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। तो समरी में समझें तो नॉर्टन जी ने लिखा था कि हमें आने वाली जनरेशन के हितों और अधिकारों के बारे में चिंता है और ये उनको सौंपना भी चाहिए। पर क्योंकि सौंपने के लिए व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, पर हम पहचान सकते नहीं क्योंकि वो भविष्य के व्यक्ति हैं, वो अभी हुए नहीं हैं। तो क्योंकि हम पहचान नहीं सकते तो हम ये मान नहीं सकते कि तब का व्यक्ति कोई पीड़ित भी होगा। और अगर हम ऐसा मान नहीं सकते तो हमें उनके भविष्य की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए और हम जैसे जीते हैं वैसे जीते रहना चाहिए।
तो नैतिक रूप से गलत तभी होगा जब किसी व्यक्ति विशेष के साथ अन्याय होगा। ये दूसरा विचार है। गलत के लिए पीड़ित की आवश्यकता होती है, पर भविष्य का व्यक्ति वर्तमान में संभव नहीं है। वर्तमान में पीड़ित हमें मिलेगा ही नहीं, अतः कोई पीड़ित नहीं है, ऐसा मानना है पारफिट का, 1983। तीसरा व्यू, विशिष्ट व्यक्ति वे हैं जिन्हें व्यक्तियों के रूप में पहचाना जा सके। सिद्धांत रूप में भविष्य के व्यक्तियों की हम पहचान कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अभी हुए ही नहीं है। तो इन तीनों थ्योरी से ये पता चलता है, क्योंकि भविष्य के व्यक्ति के बारे में हम जानते नहीं, वो अभी हुआ नहीं है, तो हम उसको अधिकार ट्रांसफर कर नहीं सकते, तो हमें उसके बारे में चिंता करनी नहीं चाहिए। तो ये दूसरी थ्योरी हुई, नॉन ऑब्लिगेशन, अबाध्यता के सिद्धांत के हिसाब से हमें फ्यूचर का चिंता नहीं करना चाहिए। ये दूसरी थ्योरी कंप्लीट हुई। हम आगे देखते हैं। अज्ञानता का तर्क या इग्नोरेंस आर्ग्यूमेंट। अज्ञानता का तर्क बताता है कि हम भविष्य की प्राथमिकताओं के बारे में पर्याप्त नहीं जानते। उनकी देखभाल करने में सक्षम होने के लिए सबसे पहले यह माना जाता है कि ज्ञान का एक निश्चित स्तर होना जरूरी है। भविष्य में लोग संभवतः क्या पसंद करेंगे, इसके बारे में दो चीजों की जरूरत है, भावी व्यक्तियों के प्रति दायित्व और ज्ञान के उस स्तर तक पहुंचना। हमें यह पता होना चाहिए कि भावी व्यक्तियों के प्रति आखिर दायित्व क्या है। पता नहीं वो क्या चीज पसंद करते हैं, ये पता ही नहीं है। और हमें वो ज्ञान भी अभी प्राप्त नहीं है, वो ज्ञान के उस स्तर पता नहीं आने वाली जनरेशन किस स्तर की होंगी। चूंकि भावी पीढ़ी परिभाषा के अनुसार अनिश्चित है, अतः अज्ञानता का तर्क या अज्ञानता इग्नोरेंस आर्गुमेंट यहीं पे आ जाता है। इसके कई पहलू हैं। कभी यह तर्क दिया जा सकता है कि प्राथमिकताओं के पैटर्न भविष्य के जीवन के अनुकूल होंगे या प्रतिकूल भी। यह सुझाव दिया गया कि अत्यधिक कृत्रिम और पारिस्थितिकी रूप से तबाह भविष्य आभासी वास्तविकताओं को स्वीकार करने के लिए वातावरण नई प्राथमिकताओं के साथ अच्छी तरह से चलते हैं। अतः यहाँ पे ये दिया गया कि जब हमें यही नहीं मालूम है कि आने वाला समय कैसा होगा, किस पैटर्न के लोग होंगे उस समय के, उस समय का जो एक एनवायरनमेंट होगा, वो अत्यधिक कृत्रिम होगा, बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल होगा। और उस जमाने के लोग, आने वाले लोग आभासी वास्तविकताओं में जिएंगे। तो हम उनके लिए रियल इकोसिस्टम कैसे बना सकते हैं? हमें ये पता ही नहीं कि हम उनके लिए क्या बनाएं। तो भविष्य की दुनिया एक अत्यधिक कृत्रिम दुनिया होगी, जिसमें प्रकृति कहीं खो गई होगी। तो जो प्रकृति तब खो गई होगी, उसको हम अभी से उनके लिए क्यों संरक्षित करें? क्योंकि वो तो ऑलरेडी खो चुके हैं। उनको उस प्रकृति की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी प्रकृति को हम उनके लिए बचा के क्यों रखें? क्यों ना हम उसको अपने लिए यूज कर लें? ऐसा मानना है इस अज्ञानता के तर्क में, इग्नोरेंस आर्ग्यूमेंट में। चौथा क्या है? कोई दावा नहीं, नो क्लेम आर्ग्यूमेंट। यह तर्क दिया गया है कि भावी व्यक्ति जीवित रहने पर कोई नैतिक दावा नहीं कर सकता, उसके पास अभी तक कोई अधिकार नहीं है। यह तर्क दिया गया है। तो क्योंकि भावी व्यक्ति अभी जीवित नहीं है, तब जीवित होगा। क्योंकि वो अभी जीवित नहीं, तो अपने अधिकार वो मांग नहीं सकता, ना हम उसे अधिकार दे सकते हैं, क्योंकि अधिकार कोई भविष्य को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अधिकार आज के लोगों के लिए है। क्योंकि वो आज नहीं है, तो हम उनको उनका अधिकार नहीं दे सकते, और इस तरह से हम ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। पर ये ऊपर के चारों तर्क निराधार हैं, क्योंकि हम सिर्फ कल्पना करके कि वो लोग ऐसे होंगे, वो लोग वैसे होंगे, उनको प्रकृति की जरूरत होगी या नहीं होगी, ये सब करके हम अपने नैतिक दायित्वों से बच नहीं सकते। अतः ऊपर के चारों नो ऑब्लिगेशन या अबाध्यता के तर्क फेल होते हैं, और ये दर्शाते हैं कि हम नो क्लेम आर्गुमेंट या नो ऑब्लिगेशन थ्योरी चार के चारों फेल हैं, और हम बाध्य हैं आगे की जनरेशन के लिए, आगे के इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए। तो फिफ्थ पॉइंट पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई बाध्यता नहीं, इस तर्क के अप्रमाणित है ये। यदि विश्लेषण निष्पक्ष रहा है, तो कोई भी अबाध्य तर्क उचित नहीं लगता। सभी में कोई ना कोई कमी, सभी मनगढ़ंत लगते हैं। हमने मान लिया कि तब का आदमी कृत्रिम होगा, प्रकृति का उपयोग ही नहीं करेगा, ऐसे कैसे मान सकते हैं? अतः ऊपर के चार ये तर्क गलत होते हैं, और इनके आधार पर हम भविष्य के प्रति दायित्व को अस्वीकार करने का कारण नहीं बना सकते, और हम अपने कर्तव्यों से मुकर नहीं सकते।
हम अपने इस विश्वास को कायम रखने के हकदार हैं कि भावी पीढ़ियों के प्रति हमारे कुछ दायित्व अवश्य हैं और वो करना चाहिए। करेंगे। दोस्तों, इसमें हमने पोस्टेरिटी और नो ऑब्लिगेशन थ्योरी या अबाध्यता का तर्क पढ़ा। ओके फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।